नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पहली बार विधानसभा में उतरेंगे अखिलेश, मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थामी बागडोर, गली गली कर रहे प्रचार। प्रियंका गांधी बोली, हैरान हूं मैं कि मायावती एक्टिव नहीं है, बीजेपी का होगा दबाव। टिकट बंटवारे के बाद उत्तराखंड बीजेपी में घमासान, कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी। और सस्ती शराब को लेकर अपनों के निशाने पर शिवराज, उमा ने खोला मोर्चा। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। जी हां, आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिनके बारे में आज आधिकारिक रूप से पार्टी कार्यालय में रामगोपाल यादव ने ये ऐलान किया कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब आपको ये बता दें कि रामगोपाल यादव पार्टी के महासचिव हैं और आज वो पार्टी के कार्यालय में गए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान किया है। पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले अगर जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो वो एमएलसी थे। और बुधवार को उन्होंने जब कहा था तो उन्होंने ये कहा था कि जब बुधवार की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ की जो जनता है उसकी अनुमति लेकर ही वो कोई ना कोई फैसला लेंगे। अब आपको बता दें कि करहल विधानसभा क्षेत्र जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 1957 से करहल की सीट सुरक्षित थी और 1974 में इसे सामान्य विधानसभा सीट के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। फिर 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ उसके बाद से ये मुलायम का गढ़ माने जाना लगा। अब आपको बता दें कि मैनपुरी जिले में 4 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो इन इलाकों में चलती रही। यानी कि ये एक सेफ सीट है। अखिलेश यादव जहां से लड़ रहे हैं ये उन्हीं का गढ़ है, उन्हीं का बैस्टियन है। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जो उनके आसपास के भी जो इलाके हैं उन पर अखिलेश के चुनाव लड़ने से असर पड़ेगा। अब जिस तरीके से सपा एक हवा बनाने की कोशिश कर रही है और ये माना जा रहा है कि लोग योगी राज से बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं और एक बदलाव चाह रहे हैं, एक परिवर्तन चाह रहे हैं, तो इस परिवर्तन की जो साइकिल चलाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, अब क्योंकि चुनाव क्षेत्र में उतर गए हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अपनी तरफ से एक पॉलिटिकल मैसेजिंग दी है कि वो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जो उनका गढ़ है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी अपने गढ़ से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में गोरखपुर के आसपास के इलाकों में अगर योगी आदित्यनाथ का असर पड़ेगा तो मैनपुरी और इटावा का जो पूरा एरिया है वहां उसके आसपास का असर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पर भी पड़े। तो अब ऐसे में देखना ये होगा, कांटे की टक्कर मानी जा रही है और अभी जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उसमें तो यही बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि उतना प्रचंड बहुमत नहीं होगा, लेकिन अखिलेश यादव भी अपने स्तर पर कैंपेनिंग में और अभियान में कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं और लोगों के बीच वो यही जाकर कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर, विकास और लॉ एंड ऑर्डर की बात बीजेपी कर रही है तो अखिलेश यादव उन तमाम मुद्दों की बातें कर रहे हैं जो बीजेपी नहीं कर रही है, जैसे कि कोविड का जो कुप्रबंधन था, उसके बाद नौकरियां लोगों के पास नहीं है, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खराब है और इन सारी चीजों को लेकर चुनाव में अखिलेश यादव जा रहे हैं और बार बार मोदी जी को और मोदी सरकार को उन बातों पे घेर रहे हैं जिस पर मोदी सरकार बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करती। तो अब ऐसे में यूपी की जनता ने क्या मन बनाया है इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। खबर भी हमारी उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही जुड़ी हुई है और आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और कैराना का उन्होंने दौरा किया, जहां पर घर घर जाकर, गली गली जाकर उन्होंने पैम्फलेट्स बांटे और लोगों से आग्रह किया कि आप बीजेपी को वोट दें और विकास और जो कानून व्यवस्था है उसके नाम पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत दें।
और एक घिसा पिटा जो इशू बीजेपी का हमेशा से कैराना में रहा है कि देखिए कितने सारे लोगों ने वहां से उनका पलायन हो गया और जो वहां के हिंदू थे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। तो आज उसी मुद्दे को एक बार फिर से अमित शाह ने उसको उठाने की कोशिश किया और उन्होंने कहा कि विकास की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो कानून व्यवस्था होती है और इस विकास की यात्रा को अगर 2014 के बाद मोदी जी ने आगे बढ़ाया तो योगी जी ने 2017 में आकर उसे और आगे किया। और आज अमित शाह उन परिवारों से भी मिले थे जिनके परिवार के लोगों ने कैराना छोड़ दिया था और फिर वो वापस आकर वहां पर सेटल कर गए। तो बार बार ये जताने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए कैराना में एक ऐसा माहौल था कि जब हिंदू परिवार अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे और आज वो वापस सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पोलराइज करने की आज भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह मजबूर है घर घर जाकर और डोर टू डोर कैंपेनिंग करना, वो बीजेपी के एक डेस्परेशन को भी झलकाता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर है क्योंकि कैराना उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जहां पर किसान आंदोलन के चलते बीजेपी के प्रति काफी नाराजगी थी लोगों की। और कैराना में भले ही बीजेपी अपना जो वर्चस्व है वो संभाल ले, लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर अमित शाह कैराना से मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे तो ये हो सकता है बीजेपी की भूल हो, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बागपत, शामली, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर किसानों का जो आंदोलन है वो काफी सक्रिय था। उधर अगर आप बरेली और सुल्तानपुर जैसे इलाकों की बात करें तो वहां पर जो वरुण गांधी का जो इलाका है वहां पर भी किसानों का जो आंदोलन था वो बहुत सक्रिय था और किसानों के साथ लखीमपुर खेरी में जिस तरीके का हादसा हुआ था वो किसान अभी भूले नहीं है। तो भले ही ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आज जिस तरीके से गली गली जाकर अमित शाह लोगों के बीच में वोट मांगने की कोशिश कर रहे थे वो बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा संदेश नहीं था। भले ही वो प्रचंड बहुमत के लिए आग्रह कर रहे हो, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ही डेस्परेट मोड में इस समय नजर आ रही है और यूपी में जितना संख्या बल उसने एक्सपेक्ट किया है शायद उतना संख्या बल तो ओपिनियन पोल्स भी बीजेपी को नहीं दे रहे हैं। ऐसे में फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर भी उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई है। आज प्रियंका गांधी ने एक एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने काफी स्पष्टीकरण दिया कि यूपी में गठबंधन का प्रयोग कांग्रेस का सफल क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने पहले भी गठबंधन का प्रयोग किया था समाजवादी पार्टी से, फिर बीएसपी से, और वो गठबंधन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं रहा और इसीलिए कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि वो चुनाव अकेले लड़ेगी। तो इसका स्पष्टीकरण दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने मायावती पर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मायावती के बारे में वो सोच रही थी 6-7 महीने पहले कि वो बहुत सक्रिय रहेंगी, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है मायावती बिल्कुल खामोश हो गई हैं और इसकी वजह से वो काफी आश्चर्यचकित है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हो सकता है कि मायावती के ऊपर बीजेपी का कोई न कोई दबाव हो जिसकी वजह से मायावती सक्रिय नहीं है। तो अपना तो पार्टी का स्पष्टीकरण उन्होंने दिया ही, साथ में मायावती के बारे में भी कहा, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी का जो पूरा प्रयोग था यूपी का अकेले लड़ने का, और आज भले ही वो गठबंधन फेल हो गया हो जिसका वो स्पष्टीकरण दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने बड़े राज्य में अभी तक कांग्रेस ने कोशिश करके अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन अपने गढ़ को वो संभाल नहीं पाई है, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाई, अपने काडरों को नहीं संभाल पाई है। लेकिन साथ में उन्होंने बीएसपी का नाम लेकर बीएसपी का एक उदाहरण भी दिया कि देखिए इतनी बड़ी पार्टी थी और आज वो पार्टी भी कैसे क्रम्बल कर गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी का उस पर दबाव था। तो कांग्रेस तो ठीक ठाक नहीं कर पाई, उसका स्पष्टीकरण प्रियंका गांधी ने दिया, लेकिन बीएसपी सक्रिय क्यों नहीं हो पा रही है उसके बारे में भी उन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेजिंग दे डाली कि देखिए बीजेपी के दबाव से कहीं ना कहीं मायावती बिल्कुल खामोश हो गई हैं और इस वजह से यूपी का चुनाव वो चुनाव नहीं है जो सामान्य रूप से हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं किसी भी विधानसभा चुनाव में। तो प्रियंका गांधी का मैसेज है, तो अपने आप में उनकी जो चुनौतियां हैं उन्होंने उसके बारे में बताया और जो उनके जो विपक्षी दल हैं उनकी क्या मजबूरियां हैं और जो उन पर दबाव है उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश किया कि मायावती के ऊपर बीजेपी का दबाव है
और एक तरीके का सुर्रा उन्होंने छोड़ दिया, जिसको लेकर अब मायावती भी कोई ना कोई जवाब जरूर देंगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। में बात करते हैं उत्तराखंड के चुनावी रण की। जी हाँ, बीजेपी ने 70 सीटें हैं विधानसभा की, और जिसमें से 59 सीटों पर यानी कि 59 सीट्स पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा हुई, बीजेपी में घमासान सा मच गया और कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिनके टिकट कटे हैं वो नाराज हैं, वो बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया। और जितने भी जो सीनियर लीडर्स हैं उनको इस बात की ड्यूटी दी गई है कि ये जो बगावत के सुर हैं इसको कैसे थामा जाएगा, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि जब संघ की बात करें तो संघ के कई पदाधिकारी इन सारी चीजों को लेकर खामोश हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ये नेता हैं, कहाँ कहाँ की ये कुछ सीट्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ कि यमुनोत्री और गंगोत्री की जो सीट है उस पर खुलकर बगावत हो रही है। कर्णप्रयाग में जो टीका प्रसाद मैखुरी हैं, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भी यही कहा कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया। उधर थराली से बीजेपी विधायक सुन्नी देवी शाह भी हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़े। यमुनोत्री से जगवीर सिंह भंडारी ने कहा है कि वो भी बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। उधर देवप्रयाग से मगन सिंह बिष्ट, ये सारे लोग हैं जिनके टिकट्स कटे हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिला है। और मगन सिंह बिष्ट का भी यही कहना है कि टिकट बंटवारे में धन बल का आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि देखिए, इस पार्टी ने अपने ही लोगों को धोखा दिया जो पार्टी के लिए तन और जान लगाकर काम कर रहे थे। तो काफी बगावत है इस समय, और 70 सीटों में कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं, और अगर वो बीजेपी के खिलाफ बगावत के सुर इस समय छोड़ रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और जिन लोगों को टिकट दिया गया है उन लोगों के जो चुनावी भविष्य है वो इस बगावत से भी कहीं ना कहीं अधर में लटक सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 70 सीटें कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं होती हैं, छोटा विधानसभा क्षेत्र है उत्तराखंड का। और ऐसे में जो ओपिनियन पोल्स अभी आ रहे हैं वो उसके हिसाब से बीजेपी को 31 से 37, कुछ ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि कांग्रेस को 30 से 37 सीट्स मिलेंगी। तो यानी कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और ऐसे में अगर बगावत के सुर बीजेपी के कैंप में सुनने को मिलते हैं तो ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है वहां पर, जबकि जो मार्जिन है बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बार का जो नैरेटिव है, और कांग्रेस जिस तरीके से कोविड मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और तमाम जो जॉबलेसनेस, आर्थिक अव्यवस्था, उन तमाम चीजों को लेकर जो चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, वो चीजें बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं। लेकिन अपना धन बल सब अगर बीजेपी इस्तेमाल करती है और अगर क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो ऐसे में जो ये बगावती नेता हैं ये बीजेपी के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। और ऐसे में अब ये जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि इन लीडरों को शांत किया जाए किसी न किसी तरीके से, अब ऐसे में ये क्या करते हैं, क्या ये लोग सुनेंगे, ये सारी बातें अभी एक रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन में है। और देखना होगा कि क्या ये बगावत को रोका जाएगा या नहीं बीजेपी की तरफ से। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं मध्य प्रदेश के नई लिकर पॉलिसी की, यानी कि आबकारी नीति जो बनाई गई है। और इसमें शराब सस्ती कर दी गई है। शराब की जो दुकानें हैं उसको यही कहा गया है कि ज्यादा नई दुकानें बनाने की इजाजत नहीं है, यानी कि आप नई दुकानों की संख्या नहीं बढ़ सकती है, लेकिन एक दुकान के अंदर आप 2 दुकानों की अनुमति सरकार ने दे दी है। और ये एक बड़ा विवाद का मुद्दा हो गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि 10 से 13% जो एक्साइज ड्यूटी है उसे कम कर दिया गया है। देसी दुकानों की जो देसी शराब की जो दुकानें हैं वो लगभग 2544 है। विदेशी शराब की जो दुकानें हैं उनकी संख्या है 1061। 4 गुना अब ज्यादा शराब आप घर पर रख सकते हैं। ये सारी नीति का हिस्सा है। 1 करोड़ जिसकी आय है, जिसकी इनकम है, वो घर पर ही बार खोल सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और इसको लेकर एक अच्छा विवाद इसलिए खड़ा हो गया है। और अपनों का ही शिकार बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उमा भारती ने पिछले साल ये कहा था कि 15 जनवरी 2022 से वो शराबबंदी का अभियान चलाएंगी, सड़क पर जाकर मोर्चा खोलेंगी। तो शराबबंदी तो दूर, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पूरी एक नई नीति यहाँ लाकर खड़ी कर दी है, और जिसको लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उधर जो कांग्रेस के नेता हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कहा है कि ये सरकार की नीति ऐसी है कि लोगों को नशे में रखो ताकि सच्चाई लोगों को ना समझ में आए।
और उधर आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरी नीति थी, ये 5 मिनट का जो विधानसभा में डिस्कशन था, उसके तहत ये पूरी नीति को क्लियर किया गया। और मध्य प्रदेश की सरकार में ही इस बात का प्रावधान है कि जो जहरीली शराब से उत्पन्न जो अपराध होता है उसके लिए सजाए मौत का भी प्रावधान है। तो क्या अब ये जो नई नीति है इन तमाम चीज़ों पर रोक लगा पाएगी, और कितने कितने जो अल्कोहलिज्म है इसको क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार बढ़ावा देगी, इसको लेकर अब उमा भारती सड़क पर उतरने वाली हैं और उमा भारती को ये चीज़ें भा नहीं रही हैं। तो क्या अपनों के निशाने पर अब रहेंगे शिवराज सिंह चौहान या उमा भारती को मना पाएंगे, ये देखना होगा। बहरहाल इस समय जो ये नीति है शराब की नीति, इसको लेकर बीजेपी की सरकार काफ़ी विवाद के घेरे में इस समय है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।